आज हमारे साथ राजस्थान के अनिल सर हैं, अनिल बिश्नोई सर हैं। आप अनिल बिश्नोई सर के बारे में जरूर जानते होंगे। सर के बारे में ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाया था। ये अनिल सर वही अनिल सर हैं जो 35 साल के जीवन में, सर की उम्र 50 साल है, परंतु 35 साल से लगातार काले हिरणों की जान बचा रहे हैं। 35 साल में 10,000 से अधिक काले हिरणों की जान बचाई है। यह रिकॉर्ड है। सर के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन दुख की बात है कि तब पूरा देश जाना जब ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई। सर, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। उनके वीडियो आने से काफी लोगों ने और भारत भर के दूर दूर से भी लोगों के फोन मेरे पास आए हैं। आगे हम सर से डिटेल में बातचीत करेंगे। जब सर की उम्र 20 साल थी, ये जो जानकारी है मैंने इंटरनेट से उठाई है। सर, आप 20 साल की उम्र से इस मुहिम की... हाँ, मुहिम में लग गया था मैं। कॉलेज के दिनों में जब मैं बीए से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, उसी दौरान एक पर्यावरण सम्मेलन में मैंने भाग लिया और उस सम्मेलन में जितने भी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि लोग थे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों पर ही ज्यादा जोर दिया था। और उसी दिन से मेरे मन में इन पर विचार चलता रहा। और चलते चलते एक पहली घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं वो सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं गांव में आया। गांव में आकर फिर मैं खेत की तरफ गया हुआ था, तो खेत में देखा एक छोटा सा हिरन का बच्चा था जिसको माँ ने अभी भी जन्म दिया था। उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, वो एक सूखे भूसे के पर पड़ा था और उसकी माँ दूसरी तरफ तड़फ रही थी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कुत्ते नोच रहे थे। फिर मैंने कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक उस मादा हिरन की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी छोर पर पड़े हुए नवजात शावक को, जिसके ऊपर अभी उसकी जन्म लेने की गंदगी भी साफ नहीं थी, उसको उठाकर अपने कपड़ों से साफ करके घर लाया। तो ये एक पहली घटना थी जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, एक जुनून दिया, जिसके मैं आज इन काले हिरणों को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी त्याग और समर्पण से कर रहा हूं। मतलब सर, आज से लगभग 30-32 साल पहले ये बात है 1990-91 की। 90-91 की? हाँ जी। एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को बदल देती है। जी। आप काले हिरणों को बचाने की मुहिम में लग जाते हैं। बिल्कुल। वो उस दिन मेरे मन में ऐसा फील हुआ वहीं कि यार, ये तो जंगल है और जंगल खेत हैं, तो इनमें इस तरह है कि ये एक घटना है और न जाने कितने हिरणों को शिकारी लोग मारते होंगे, कुत्ते काटते होंगे, तो उनको बचाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी दिन से मेरा जिंदगी का मकसद है जो बदल गया। सर, मेरा आपसे कई सवाल है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कड़क हैं, हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, परंतु आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे। गुस्से की इसमें क्या बात है? जो बात है वो बात करेंगे अपन। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ढेर सारा सवाल पूछने वाला हूं। क्यों पूछने वाला हूं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम लोगों का बातचीत शुरू हुआ है। वीडियो देखना जरूरी है। आप तमाम तरह की वीडियो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण बचाना, वन्य जीवों को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। सर से मेरा पहला सवाल है, जैसा कि आपको पता है, अनिल सर पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, वन्य जीवों के बारे में सोचते हैं। हम भी वन्य जीवों के बारे में सोचते हैं, आप भी वन्य जीवों के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। लेकिन सर ने पूरा जीवन वन्य जीवों को बचाने के लिए, काले हिरण को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। सर से सलमान खान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, परंतु सर का जो जीवन रहा है, जो जीवन का लक्ष्य रहा है, पर्यावरण बचाना, काले हिरणों को बचाना, पहले हम उन पर बातचीत करेंगे। सर के बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ नहीं है। क्या नहीं है इंटरनेट पर, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले सर से मेरा एक सरल सवाल है कि सर, जब आप काले हिरणों को बचाने की मुहिम में लगे, जी, शुरुआत में लगे, जी, परिवार ने पूरा सहयोग किया? हाँ, परिवार ने शुरुआत में 1-2 साल तो सहयोग नहीं किया था और
जैसे मैं, मेरे परिवार में 5-6 भाई हम, तो 6 भाई, 2 भाई हम साथ में रहते हैं, तो दोनों में हम तो साथ में रहते हैं, तो सहमति थी कि चलो हाँ ठीक है, समाज सेवा, पर्यावरण, जीवों को बचा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 2-3 बड़े भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल ही हमें सहयोग नहीं किया, और उन्होंने तो यहाँ तक आके रोज उलाहना देते थे कि ये इन हिरणों के पीछे क्यों पड़ा है, इसको बचाकर इसको क्या मिलेगा, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, न जाने कितने कहे, और वो अभी भी कह रहे हैं। लेकिन मेरे को उससे कुछ लेना नहीं, मैं मेरे अपने जो दृढ़ निश्चय उस पर लगा हूं और वो ही करूंगा। सर, काले हिरणों के संरक्षण के लिए काम करने की जो प्रेरणा है 20 साल की उम्र में आपको कहाँ से मिली? कॉलेज में जो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे वहीं से? हाँ, कॉलेज के बाहर का वो प्रोग्राम था, हमारे समाज का प्रोग्राम अच्छा, था। वो जो प्रोग्राम था जो आपके जीवन को बदल दिया, वो कॉलेज का प्रोग्राम नहीं हाँ, था? कॉलेज का प्रोग्राम नहीं था, विश्नोई समाज का एक सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे बड़े नामचीन लोग आए थे, और उस पे विश्नोई समाज और पर्यावरण और समाज सेवा पर ही चर्चा हुई थी, और उसमें सभी वक्ताओं ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए ही प्रेरित किया था। सर, आप लगभग 3 दशक यानी कि 30 साल से अधिक हो गए हाँ, 3 दशक से ज्यादा काले हिरणों को बचाने में जी आपने लगाया है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आंकड़े बताते हैं कि दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल की जो आबादी है, जो जंगल क्षेत्र है, दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। आपने देखा होगा जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल के किनारे रहते हैं या जो जंगल में रहते हैं, लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई रोकी जाए, लेकिन लगातार खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो सर, मुझे आप ये बताइए कि क्या पहले से अब तक काले हिरणों की संख्या बढ़ी है, उनकी आबादी में वृद्धि हुई है या कम हुई है? उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में, जैसे मैं, अब मेरे क्षेत्र का मतलब यह है कि जिस मैं 50-60 गांव में काम करता हूं, या जिन क्षेत्र में मैं जाता हूं, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिश्नोई कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं, तो नेचुरल है कि वो हिरण और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और वहीं से कहीं भी अगर घटना होती है तो मेरे को जानकारी आती है, फोन आता है, और फोन से हम जाकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर हिरणों की संख्या है जो बढ़ गई है। सर, एक बार आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल जो है कि आपका जो मुहिम है, जो आपका एक उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, काले हिरण को बचाना है, तो ये इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे आपको फोन कोई करता है कि यहाँ पर काला हिरण घायल अवस्था में है, या फिर यहाँ पर शिकारी शिकार करने वाला है? तो मुझे आप आज से 30 साल पहले की स्थिति बताइए कि आपने जब शुरू किया था तब लोगों से कैसे हेल्प मिलती थी बचाने में, और आज आप कैसे हेल्प करते हैं काले हिरण को बचाने में? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब मैंने 1990-91 में जो मेरे खेत की घटना जो मैंने बताई, जंगल से एक हिरण को लाया था, तो वो समय बहुत कठिन परिस्थितियों वाला था, जिसमें हर कोई किसान या हर कोई गांव वाला उसमें शो करने के लिए नहीं आता था। किसी को कहता कि हिरण बचाना है तो वो 100% करते, क्यों बचाना है, किस लिए बचाना है, क्या होगा। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे वो 40-50 गांव है, उन गांवों में संपर्क जाना, हर ब्याह शादी के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर जाने लगा, और लोगों को जोड़ने लगा, एक दो लोगों को जोड़ने लगा। और फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह के अपने ये काले हिरण, ये दूसरे वन्य जीव है, ये लुप्त हो जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे देखने को, लोग इतिहास में देखेंगे। इससे अच्छा है कि अपनी इस लुप्त होती प्रजाति को बचाना है। तो इस तरह से लोगों के एक बार नहीं, बहुत बार बार जाने से, और लोगों को ऐसे मोटिवेशन विचार देने से, उन लोगों को मैंने बताया कि हम तो अब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जब किसानों के लिए खेती की बुआई करते थे, तो पहली बुआई के समय भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं आज अन्न बो रहा हूं, ये अन्न मेरे घर के लिए, मेहमान के लिए, भगवान के लिए, आए हुए अतिथियों के लिए भी मेरे घर के भंडार भरना। तो इस तरह की ये पूर्वजों की कहानी मैंने पूर्वजों के माध्यम से बताना शुरू किया।
जैसे बड़ा गांव में 2-4 आदमी बड़े मिल गए तो उनसे पूछा भी, ये पहले इस तरह अन्न बोते थे तो लोग ऐसे कहते थे कि आए हुए अतिथियों का, चींटियों का और उसका तक का भोजन की बात करते थे कि भगवान हमें उनको भी बचाना है, उनके लिए भी अन्न देना। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ये तो सही है, तो पूर्वजों से चली आ रही स्कीम है कि जब फसल बोते हैं तो इस तरह की मांग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अन्न भंडार भरना, परिवार में सहयोग करने आने वालों के लिए, भोजन के लिए, अतिथियों के लिए और चिंटी या पेड़ पक्षियों के लिए, इनके लिए भी अन्न देना। तो इस तरह की ये परंपराएं, ये लोगों को मैंने लोगों के बड़े लोगों के माध्यम से कहलाई, तब जाकर लोगों के मन में जीव रक्षा से जुड़ने शुरू हुए थे। और उस टाइम तो इस क्षेत्र के अंदर 50 से 60 गांवों के बीच में काम करने के लिए कोई आतुर भी नहीं था। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, आज से 30 वर्ष से बहुत अच्छी स्थिति हो गई। अब हर गांव में लोग जुड़ने लगे हैं, हर तरह के लोगों, पहले तो बिश्नोई समाज के लोगों को जोड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर दूसरी जाति के भी लोग जुड़कर हिरणों को बचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा शकुन है कि दूसरी जाति के लोग जब इस तरह से आगे आकर, पहले हिरण का शिकार हो जाता, घटना हो जाती थी, कोई बताने को तैयार नहीं था, और हिरण को, घायल को घर में रखना कोई उचित ही नहीं समझता था। ये समझता था कि ये मेरे फांसी आ गई है, इसको मैं घर में रखूंगा तो पुलिस आएगी, ये आएगा, वो आएगा, केस हो जाएगा। लेकिन आज का टाइम है, आज बहुत अच्छा दिन है कि लोग, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं, इस तरह हिरण की जहां भी घटना होती है तुरंत फोन से समाचार कर देते हैं, मौके पर पहुंचता हूं, जो संबंधित क्षेत्र होता है उसके लोगों को बुलाता हूं। पहले से और आज में एक बहुत बड़ा अंतर है कि लोग जागरूक हो गए हैं। बहुत जागरूक हैं। ये इसको आप एक सामाजिक चेतना कह सकते हैं, सामाजिक बदलाव कह सकते हैं कि इस तरह का ये बदलाव आया है कि आज, पहले तो मेरे समाज के नहीं, मेरे घर के भी लोग मेरे को कहते थे ये क्यों कर रहा है, इससे तेरे को क्या होगा। लेकिन आज पूरा एरिया कह रहा है कि बहुत अच्छा काम है, और हर जाति के, हर क्षेत्र के लोग हैं जो इस तरह इस सामाजिक बदलाव को लाने में भूमिका निभाई है, आज सबसे आगे है। सर मेरा एक सवाल है जी, जब आपने शुरू किया था, जिस उम्र में शुरू किया था, उस उम्र में सब युवा यही सोचते हैं कि हमें नौकरी करनी है या कोई रोजगार करना है, मुझे पैसा कमाना है। सरल शब्दों में, मोटा मोटा 20-22 साल का लड़का क्या सोचेगा कि हमें पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, सुकून से जीना है, रिस्क भरा काम नहीं करना है। आप हिरण को बचाने जा रहे हैं, शिकारियों से दुश्मनी ले रहे हैं। तो मुझे आप अपना बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड कहने का मतलब कि आर्थिक स्थिति बताइए कि उस समय आप ये नहीं सोचे कि हम अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें नौकरी करनी चाहिए, हमें पैसे कमाना चाहिए, और ये जो मुहिम है आपकी काले हिरणों को बचाने के लिए, उसमें भी तो पैसे की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस टाइम लोगों ने भी कहा था, और घर के कई लोगों ने भी कहा था कि आप बीएड कर रखी है तो आप नौकरी लगी, आपको ये होगा वो होगा। लेकिन जिस दिन से वो मैं हिरण को, छोटे बच्चों को घर ले आया हूँ, उस दिन से मैंने सोच लिया नौकरी तो क्या है, पैसा आएगा जाएगा लगेगा, लेकिन एक जीव को बचाना और एक प्रजाति जो लुप्त हो रही थी उसको बचाने का मेरे दिल में ऐसा जहन कर गया कि मैं सोते उठते समय यही रहता। और जिस दिन मैं कोई घायल हिरण का उपचार करता हूं उस दिन बड़े चैन से नींद आती है कि हाँ, मैंने आज संतुष्ट हूं कि मैंने आज परमार्थ का काम किया है, मूक वन्य जीवों को बचाया है। कितने दिन पहले आपने, अभी हाल ही में कितने दिन पहले आपने एक काले हिरण का बचाव किया? अभी 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले मतलब की बात। हर दिन, हर दूसरे दिन घटनाएं होती हैं? बिल्कुल होती है, लेकिन वो नेचुरल है। आज भी? आज का समाचार नहीं आया है और अभी तो शाम तक पड़ा है, लेकिन नहीं, आज भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं, आज भी लोग शिकार कर रहे हैं। नहीं, ये दूसरा मैटर है। अच्छा, ये नेचुरल है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, हाँ। जाते हुए रास्ते में गिर गया, कोई साधन लग गया है या कुत्तों ने काट लिया है, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन वो पहले बंदूक लेके आते, शिकारियों वाला बहुत कम हो गया, चौथाई हो गया है। 1/4? बिल्कुल 1/4 हो गया। पहले तो हर चौथे दिन, तीसरे दिन मेरे को पुलिस के पास जाना पड़ता था, थाना में जाना था, कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा सुधार हुआ है और इस तरह के शिकारियों पर भी कंट्रोल लगा है और कई शिकारियों तो सजा भी दी कोर्ट ने। सुन रहे हो आप? आपने सुना? सर ने लड़ाई लड़ी है काले हिरण को बचाने के लिए।
कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी है, शिकारियों को सजा भी दिलवाए हैं। अभी ये शुरुआत है, आगे इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि पूरे देश को पता चलना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि वन जीवों को बचाना जरूरी है। और इस देश में अनिल सर जैसे अनेक लोग हैं। यहां पर अगर कोई लड़का वन जीवों को बचाता है ना, पूरा गांव स्वागत करता है। सही बात है सर? बिल्कुल सही बात है। आप आते हैं अगले सवाल के ऊपर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सर शिकारियों से लड़ाई लेते हैं, जो शिकारी काले हिरणों की जान लेता है उन शिकारियों से सर पंगा लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पंगा ही होता है। सोचिए, शिकारियों से पंगा लेते हैं जिनके पास बंदूक है, हथियार है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि काले हिरणों को मारना है, जान से मारना है, जान से। सर मेरा एक सवाल है, केवल और केवल मांस के लिए शिकारी ये काम करते हैं कि उसका बिक्रीकरण भी होता है, बाजार में बेचा जाता है? हाँ, कुछ लोग जो आदतन शिकारी हैं वो उसका शिकार करके होटलों में सप्लाई करते हैं। सोचिए, काले हिरणों का मांस होटलों तक पहुंच रहा है। काले हिरणों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन सर ने प्रयास किया, सर के साथ अनेक लोग आए और आज काले हिरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो सर मुझे आप एक बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये विस्तार से बातचीत हो रही है, डिटेल में बातचीत हो रही है। शिकारियों से काले हिरणों को बचाने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शिकारियों से सबसे बड़ी बात तो यह, हमें उनके पास जो बंदूकें वगैरह होती है, सबसे बड़ा तो हथियार वो होता है, उनसे हमें बहुत मुश्किल से बचना पड़ता है। और दूसरा, उनके पास साधन बहुत हैं। कभी जान का खतरा हुआ? बिल्कुल जान का खतरा हुआ। ऐसी 2 या 3 घटनाएं तो मेरे को याद है, बाकी और भी याद नहीं है। 3 घटनाओं में, जिसमें 2 में तो बंदूक ऊपर फायर कर दिया, लेकिन आपके ऊपर फायर? बिल्कुल बिल्कुल मेरे पर फायर किया। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वन्य जीवों के लिए मेरी जान बची, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। सर मुझे ये बताइए, ये कब की बात है कि जब आपके ऊपर शिकारियों ने? 17-18 वर्ष पहले की बात है। 17-18 वर्ष बाद? बिल्कुल शाम का समय था। मेरे पास ये शिकारी कहाँ से आते हैं? आपके क्षेत्र के होते हैं? हाँ, क्षेत्र के भी होते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग आ जाते हैं। उनको वो स्थानीय लोग जो हैं उनको बुला लेते हैं दूर से। अच्छा। और वो क्या, बड़े पैसों के लिए होटल में जाते हैं, तो होटल में उनको बड़े पैसे मिलते हैं, पैसों के लिए आ जाते हैं। सर अब तक आपने कितने शिकारियों को जेल में पहुंचाया होगा? सीधा सीधा बताइए, काउंट में ऐसा है कि 300 से ज्यादा तो हमारे केस कोर्ट में चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं? हाँ, अभी भी चल रहे हैं। और उसमें से 2 दर्जन से अधिक केस के अंदर शिकारियों को सजा हुई। 2 दर्जन मतलब 24 लोगों में 24 शिकारियों का जो कोर्ट केस है वो फाइनल हो चुका है। 24? हाँ जी। तो उसमें सजा क्या होती है शिकारियों को? सजा 3 से लेकर 5 साल तक की होती है। मतलब अगर उनका पूरा एविडेंस वगैरह उसमें सही हो तो 3 साल की हो जाती है। और उसमें अगर कोई किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो उसमें वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे डील करेगा या कितनी सजा देगा, उसके हिसाब से वो करते हैं। उसमें आर्म्स एक्ट का भी होता है, जैसे अगर आर्म्स एक्ट का मामला है तो वो भी उसमें कार्रवाई करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए आप, जैसे कोई शिकारी है और आपने पता चला कि ये शिकार करने पहुंचा है, आपको पता चल गया गुप्त सूत्रों के द्वारा, फोन आया कि यहाँ पर शिकार होने वाला है, आप पहुंच गए, आपने पहचान लिया, आपने उसके ऊपर केस कर दिया, फिर उसके बाद उस शिकारी के परिवार के लोग या उस शिकारी के द्वारा कोई आता है प्रपोजल लेकर कि आप अपना केस विड्रा कर लीजिए, केस वापस ले लीजिए, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसे 1-2 केस हुए हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा किया नहीं है। वापस नहीं? बिल्कुल नहीं वापस। एक बार केस कर दिया तो केस कर दिया। और उसके लिए उन्होंने मेरे पास मारने तक की धमकी दी कि मेरे क्षेत्र में आओगे तो देख लेंगे, ये बात है। और दूसरे लोगों को ले गए, वो पुलिस के पास भी गए हैं। अभी 2008-9 की बात है कि इस तरह के शिकार में
हमने पुलिस को और वन विभाग को साथ में लेकर रेड डाली, जिसके अंदर बंदूकें बरामद हुआ। तो अच्छा, आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर ने पुलिस का हेल्प लेकर, यानी पुलिस कि पुलिस को लेकर साथ लेकर रेड डाली है कि ये शिकारी है, शिकार कर रहे हैं, और रंगे हाथों पकड़ा है। उनके घर में अवैध बंदूक, अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। है इतनी हिम्मत किसी के पास? है हिम्मत किसी के पास? यहाँ लोग गलत काम कर रहे हैं, अपने आंखों से गलत काम होते देख रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अनिल सर वन्य जीवों के लिए अपने परिवार का भला न सोचकर, सोचे कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब तो सर काफी लोग जागरूक हो गए होंगे, हाँ, आपसे डरने भी लग रहे होंगे कि हम ऐसा काम करेंगे तो अनिल बिश्नोई आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लोग डरने लगे हैं। सर मेरा अगला सवाल है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार आपकी मदद की होगी, तो सरकार और स्थानीय प्रशासन काले हिरणों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आपका तो प्रयास नजर आता है कि आपने 30-32 साल में 10,000 काले हिरणों की जान बचाई है, पर्यावरण के लिए काम किया है, आपको कई पुरस्कार मिले हैं। उन पुरस्कारों का भी जिक्र हम आगे करेंगे। आपके परिवार ने भी आपका सहयोग किया। तो आप मुझे ये बताइए कि सरकार और स्थानीय जो स्तर की प्रशासन है, इनका क्या योगदान है? स्थानीय और जिला प्रशासन की तरफ से तो जहां पर हिरण का शिकार या वो घटना हो जाती है तो वो कार्रवाई वो तो पुलिस को करनी होती है। उसके अलावा उनके बचाव के लिए कोई आज तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। सिर्फ रेस्क्यू सेंटर खोलने, रेस्क्यू सेंटर से नहीं, मैं आज 25-30 वर्षों से कम्युनिटी रिजर्व की मांग कर रहा हूं कि इतने क्षेत्र में काले हिरण हैं, इनको स्थायी संरक्षण होना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36D के तहत कम्युनिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमने 50 से अधिक गांवों में घूम कर 20 से अधिक पंचायतों से आम प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजे हैं, और लेकिन उस पर स्थायी अभयारण्य की कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन इन मूक वन्य जीवों को सुनने को कोई तैयार नहीं है। अस्थायी सेंचुरी बननी चाहिए, अस्थायी अभयारण्य बनना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। मैंने भी काफी पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। अभयारण्य क्या होते हैं, क्लास 12 की जब आप NCERT उठाएंगे, लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो पर्यावरण के बारे में हैं। आप पढ़िएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभयारण्य क्या होते हैं। तो स्थानीय अभयारण्य बनना चाहिए, जरूरी है। सर मेरा जो अगला सवाल है, ध्रुव राठी पर आप क्या सोचते हैं? मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सबसे अधिक अनिल सर की चर्चा हुई थी जब ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था। ध्रुव राठी ने जब वीडियो बनाया था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे उस समय लॉरेंस बिश्नोई का मैटर चल रहा था सलमान खान के इश्यू पर, और जो सब लोग बोल रहे थे कि ध्रुव राठी वीडियो नहीं बनाएगा, ध्रुव राठी वीडियो नहीं बनाएगा लॉरेंस बिश्नोई पर। लेकिन ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया बिश्नोई पर, लेकिन लॉरेंस पर नहीं, अनिल बिश्नोई सर पर वीडियो आई। हालांकि सर के बारे में मैं पहले से ही जानता था। द बेटर इंडिया एक वेबसाइट है, वहां पर सर की कई बार स्टोरी आ चुकी थी, हिंदी में भी आ चुकी थी, इंग्लिश में भी आ चुकी थी। तो उसी को कोट करते हुए ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया। सर से मेरा पहला सवाल है कि सर आपसे ध्रुव राठी संपर्क किया था वीडियो बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जानता, आज तक नहीं जानता हूं मैं, ना कभी कोई फोन आया, कुछ नहीं किया है। कोई फोन नहीं आया कि बिल्कुल अनिल सर आप अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, ध्रुव राठी का कोई फोन नहीं आया है। तो ध्रुव राठी पर आप क्या सोचते हैं? ध्रुव राठी को सिर्फ मैं इतना समझता हूं कि वो इस तरह की जो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, तो उनको प्रकाश में लाने का काम कर रहे हैं। मैंने आज तक मेरी वीडियो और इस तरह के वीडियो देखे हैं, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। मतलब जो लोग गुमनाम है उनको नाम देने का काम, हाँ, वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, और आप टीवी किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए, मैं भी उस पे आता है, हर लड़ाई का और का दिखा देते हैं, लेकिन जो इस तरह के समाज में बदलाव ला रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक बात कह रहे हैं सर। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं यूट्यूब पर गया और सर का इंटरव्यू खोजने लगा। सर का इंटरव्यू ही नहीं मिला। एक वीडियो ध्रुव राठी की मिली, इसमें सर के बारे में जिक्र है, बाकी कोई जानकारी नहीं मिली। सोचिए, मीडिया रोज लड़ाई झगड़ा दिखाता है, रोज दिखाएगा, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उनका जिक्र नहीं।
पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं है, यहां तक कि किताबों में भी जिक्र नहीं है। आप अपडेटेड किताब बनाइए ना। सरकार से मेरी मांग है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी मैं मांग करूंगा और ये मेरी इच्छा है। मुझे लगता है कि सर आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो अपडेटेड जानकारी है कि कौन पर्यावरण के लिए काम कर रहा है उनका जिक्र होना चाहिए किताबों बिल्कुल होना चाहिए। देखो, उनका जिक्र नहीं होगा तो अपनी जो भावी पीढ़ी है वो क्या सीख पाएगी। इसके लिए तो मैंने मेरे जो काम किए हैं उसको डाटा है, जो मेरे पास अखबारों की कटिंग है या जो प्रशासन के पत्र हैं या जो सर्टिफिकेट है वो मैंने इसलिए सुरक्षित रखे हैं ताकि उस पर आने वाली पीढ़ी सर्च करें कि काले हिरणों को कैसे बचाएं और समाज में बदलाव लाने के लिए क्या क्या नए कदम उठाए जाए। तो मैंने सिर्फ हिरणों को नहीं बचाया है, इनके साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे नवाचार किए हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा सुकून देती है और उसको लोग अब फॉलो करने लगे। अनिल बिश्नोई सर, कई पंचायतों में 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण करवाए हैं काले हिरणों को पानी पीने के लिए, वन्य जीवों को पानी पीने के लिए। आप खुद सोचिए, आपके यहाँ का प्रधान, आपके यहाँ का सरपंच, स्पेशली जो यूपी बिहार के लोग होंगे समझ रहे होंगे कि उनके यहाँ का जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो सरपंच है, एक बार जीतता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 1 साल के अंदर इनोवा स्कॉर्पियो हो जाती है और वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी एक जलाशय का निर्माण नहीं करवा पाता है। मैं यहाँ पर अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ, 1 आध 2 3 4 लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग एक जलाशय का भी निर्माण नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सर, कई पंचायतों में 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण करा चुके हैं। सही बात है सर? हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमने एक सीजन के लिए अस्थायी, गर्मी के लिए सिर्फ उस क्या है कि इधर 3-4 महीनों के, हाँ, इधर क्या हमारे नहरों से सिंचाई होती है, ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, नहरें बंद हो जाती है, जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तब मनुष्य की भांति ही वन्य जीवों को बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है। तब उस समस्या के समाधान के लिए हमने स्थानीय लोगों से, 60-50 गांव के लोगों से मिलकर, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस तरह का भाव रखते हैं समाज सेवा का, गौ सेवा का, उनको आगे लाकर उनको एक एक पौंड बनाने के लिए बता दिया कि इतना पौंड बनाएंगे, उसमें इतना इतना पेपर लगेगा और इसका इतना खर्चा होगा। तो वो खर्चा हमने इकट्ठा नहीं किया, पैसा हमने उनको बता दिया, ये टारगेट है, इतना का पेपर लाना, ये करना और इस तरह का पानी डलवाना है। तो इस तरह के 60 अस्थायी पौंड वगैरह बनाए। कुछ को हमने जो पहले बनाए थे उनको अच्छा करके पुनरुद्धारण करके चालू किया और उसके अलावा 8 से 10 पौंड जो हमने परमानेंट बनाए हैं, ताकि वो उस क्षेत्र में बनाए जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, ताकि वो हर वर्ष उसमें पानी डालते रहें और वन्य जीव प्यास से न मरे। हम लोग भी छोटे लोग प्रयास करते हैं, अपने छतों पर हम लोग घड़ा भरते हैं ताकि जो छोटी चिड़ियां हैं, हाँ, उनको गर्मी के दिन में पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। सर को राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा पुरस्कार मिला है, अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। हाँ। सर, आपको इतने पुरस्कार मिले होंगे जिनका आपको शायद याद ना हो कि आपको कितने पुरस्कार मिले हों, परंतु कुछ ऐसे पुरस्कार जिनका आप जिक्र करना चाहो कि आपको पुरस्कार मिला, तो मतलब पुरस्कार मिलना सर का उद्देश्य नहीं था जीवन का, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं काफी देर सर से पहले भी बातचीत किया, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे के ऑन होने से पहले हम लोगों की काफी बातचीत हुई। मैं लगातार 2 दिन से सर के संपर्क में हूं, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सर का जो जीवन का उद्देश्य रहा है ना, वो कभी दिखावे वाला उद्देश्य नहीं रहा। सर, मेरा आपसे ये जानना है कि आपको जो पुरस्कार मिले हैं, उन पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, इसमें 2 पुरस्कार हैं, बाकी पुरस्कार मिले हैं वो तो मैंने उसके पे काउंटिंग नहीं किया, ना मेरा जाने का इरादा है। 2 बड़े पुरस्कार हैं, जिसमें एक तो है राजस्थान सरकार का, जो आज से
करीबन 14-15 वर्ष पहले मिल गया था। राज्य अमरता देवी राज्य 2009 में राज्य स्तरीय अमरता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जो राज्य के मुख्यमंत्री एक सामाजिक कार्यक्रम में देते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री? हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री। उस टाइम कौन थे मुख्यमंत्री? उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत? हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मंत्री रामलाल जी जाट थे। उनके हाथों से एक बड़े पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर तो उसमें कुछ धनराशि भी मिली थी? उसमें नॉर्मल 25,000 रुपए की धनराशि थी। धनराशि मतलब अमृता देवी संरक्षण पर्यावरण संरक्षण राज्य स्तरीय पुरस्कार था उस टाइम, और उसमें 25,000 रुपए की राशि थी। अब वो संख्या उन्होंने धनराशि बढ़ा दी है, लेकिन ये उस टाइम की बात है। उस टाइम पर 2009 में पुरस्कार के साथ 25,000 की धनराशि सर को प्राप्त हुई थी। दूसरा अवार्ड सर? दूसरा अवार्ड है जो नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, जिसे पहले RBS के नाम से जाना जाता था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उनका एक NGO है नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ भारत। तो उन्होंने 2021 में मेरे को काले हिरणों के संरक्षण के लिए अर्थ हीरो अवार्ड दिया था। पूरे भारत स्तर का पुरस्कार है, और उसमें उन्होंने प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपए का चेक भी दिया था। सर, क्या आप मानते हैं सलमान खान काले हिरण की हत्या किया था? आपका क्या विचार है? मेरा तो ये विचार है कि उसने काले हिरण का शिकार किया था, और शिकार किया है तो चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपराधी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्या आप माफ कर सकते हैं? देखिए, मैं अकेला माफ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, माफी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेट पर एक पक्ष है जो ये चाहता है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से, और बिश्नोई समाज को सलमान खान को माफ कर देना चाहिए। तो सर, अपने समाज के प्रति समाज का कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकते आप? हाँ। सर का खुद का प्रतिक्रिया, जो सर का खुद का विचार है सलमान खान के ऊपर, केवल हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर का क्या विचार है इस मुद्दे पर। देखिए, आप काले हिरणों का अपराधी है और उसने अपराध किया है, ये तो उसके परिवार को सोचना चाहिए कि अपनी गलती है वो स्वीकार करे। इतने वर्षों से कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हमने शिकार नहीं किया है। तो ये बड़ी विडंबना है। देखिए, किस मुंह से बोल रहे हैं। अगर शिकार नहीं किया है तो भला इतने वर्ष कोर्ट में क्यों घूम रहे हो? मैं सभी को कहना चाहता हूं जो सेलिब्रिटी हैं, आपको ईश्वर ने इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा पैसा दिया है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, तो आप एक जीव के स्वाद के लिए इस तरह हिरणों को या दूसरे जीवों को काट बांट के खा रहे हो, तो आप ये नैतिकता नहीं है। एक इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर इस तरह के काम करते हो, शोभा नहीं देता है। तो मेरा सभी से, जिसमें सलमान खान के जो भी अन्य साथी थे उस टाइम शिकार किया था, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप प्रकृति पर लौटिए। आपने जिस भगवान ने आपको दिया है, बनाया है, उस रूप में आप काम कीजिए। आप घिनौना हरकत मत कीजिए। किसी जीव का, किसी जानवर का इस तरह काट कर खाना, ये आपके लिए हिसाब से नहीं है। मेरा तो ये कहना है। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि इंटरनेट पर अधिकांश युवा छाए हुए हैं, कहने का मतलब है कि इंटरनेट यूजर की संख्या में युवा अधिक है, जो 20 से 35 साल की उम्र वाले हैं। तो आप उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है, तो आपको दिया है तो इसके पीछे उसका लॉजिक है। आप में बुद्धि डाली है और जानवर में बुद्धि नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। तो आप जो नहीं बोल सकते हैं, जो असहाय हैं, जो गाय हैं, जो वन्य जीव हैं, जो भी हैं, जो गरीब आदमी है, उसका भी मदद कीजिए ना। आपके पास बहुत कुछ पड़ा है, आप इतने पैसे वेस्टेज में उड़ा रहे हैं नैतिक जीव के लिए, स्वाद के लिए, तो क्यों ना आपका ये पैसा एक ऐसे लोगों के, ऐसे जानवरों के प्रति लगाएं ताकि उनकी भी जान बच सके और वो भी अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि प्रकृति के अंदर अगर वन्य जीव खत्म हो गए
तो मनुष्य अपने आप खत्म हो जाएगा, और मनुष्य खत्म हो गए तो जीव जंतु वो भी खत्म हो जाएंगे। और पेड़ पौधे, इनको भी बचाना जरूरी है। तो पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ लेंगे। और एक वो समय याद कर लो, कोरोना जैसे भयंकर महामारी आ गई, बिल्कुल सर। तो आप कहाँ जाओगे? सांस लेना पड़ेगा। सांस के लिए आप पेड़ नहीं लगा रहे हो, जो पेड़ लगे हुए हैं उसको काट रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और कि अपने को सोचना चाहिए। और युवाओं से मैं स्पेशल निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, कभी मैं भी आपकी तरह युवा था। लौट के देखिए, वो मेरे 35 वर्ष पूर्व, जो मैं 18-19 वर्ष का था और कॉलेज में पहले वर्ष का ही विद्यार्थी था, और उस दौरान मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। और उस टाइम की मेरे को आज सबसे ज़्यादा याद है, उस टाइम में गांव में जाते थे, कॉलेज की तरफ से कैंप लगे थे एनएसएस के, तो वो भी अटेंड करता था। गांव में सफाई अभियान करना था, गांव में अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम था। तो इस तरह वो भी हमने बखूबी निभाए हैं, और उसके लिए भी हमें प्रमाण पत्र मिले हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपकी जिंदगी भगवान ने दी है, तो आप इस जिंदगी का सदुपयोग कीजिए, ताकि लोगों में आपकी प्रेरणा जाए, और आप पर देश ने जो देश पर जो है अपना अच्छा प्रभाव जाए, और कि हमारे देश के ऐसे भी युवा कार्यकर्ता हैं। सर का कहने का मतलब है कि आपको प्रकृति प्रेमी बनना चाहिए। आपके जीवन में जितने भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य जरूर शामिल होना चाहिए कि प्रकृति प्रेमी का, कि आप प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो सपना लेकर इस मिशन की शुरुआत किए थे आज से 30-32 साल पहले, 20 साल की उम्र में, तो आप मुझे बताइए उस सपने में, उस मिशन में आप कितना कामयाब हुए हैं, और आपका भविष्य में काले हिरणों को लेकर, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पर्यावरण, पूरे देश के पर्यावरण की बात करेंगे, जंगल को लेकर, कि आपको क्या योजनाएं हैं? केवल आप इस मिशन को काले हिरणों तक सीमित करना चाहते हैं, या फिर पर्यावरण के लिए कुछ? नहीं, उस काले हिरणों तक सीमित नहीं करना चाहता हूँ। हमारी सोच बहुत आगे तक की है। पहला तो ये है कि इस क्षेत्र में एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित हो, और जिस तरह से ये लुप्त जीव हो रहे हैं, काले हिरण ही नहीं, इनके अलावा दूसरे भी जीव जो खत्म हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। और इनके अलावा पूरे प्रदेश सत्र की अगर मैं बात करूं, तो पौधारोपण करना से ही अपने काम सिद्ध नहीं हो जाता है, उसको 3 वर्ष तक पूरा कीजिए। और जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अब सोलर प्लांट की कंपनी आई हुई है राजस्थान में, जगह जगह पेड़ों को काट रहे हैं, लाखों पेड़ काट रहे हैं, एक रात में काट देते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उन पेड़ों को रोकिए आप। सरकार को से भी मेरा आग्रह है कि इस तरह से ये जो वर्षों के पेड़ लगे हुए हैं, तो इस तरह इनके मत काटिए। अब नए पेड़ लगाएंगे वो तो 8-10 साल बाद में छायादार ऑक्सीजन देने वाले होंगे, लेकिन जो अभी 40-40 वर्षों के पेड़ लगे हुए हैं या 100-100 वर्ष को पेड़ लगे हुए हैं, उसको काटने से अपने ऑक्सीजन का स्तर डाउन हो जाएगा। और युवाओं से आग्रह है कि आप इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और सरकार को मजबूर करें कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है, वन्य जीवों को बचाना जरूरी है। एक हसदेव जंगल है, हाँ, हसदेव जंगल है, उजाड़ा जा रहा है, बिल्कुल कोयला के चक्कर में, आधुनिकता हावी है, या कोई ये कहते हैं कि उसके अंदर सोना गड्ढा हुआ है, ये है वो है। तो हमारी भी राजस्थान की तरफ से भी यही मांग है कि हसदेव जंगल को भी बचाना चाहिए। मतलब आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, हसदेव जंगल को बचाना चाहिए। बिल्कुल बचाना। मेरा भी मानना है कि हसदेव जंगल जो वहां पर कटाई हो रही है, रोका जाना चाहिए। हाथियों का घर आप मत उजाड़िए। हाँ सर, आपने नाम सुना है सोनम वांगचुक? हाँ, सुना है नाम। उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ने बहुत देखा है पर्यावरण को करीब से, पर्यावरण को महसूस किया है, पर्यावरण के लिए काम किया है, वन्य जीवों के लिए काम किया है। तो आप सुनिए और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा कि सर की क्या प्रतिक्रिया है सोनम वांगचुक के बारे में। बिल्कुल, मैं एक बार मिला उनसे, सोनम वांगचुक से। जी, मैं दिल्ली में मिला था, और किसी कार्यक्रम में वो आए हुए थे, हमें वहां पर बुलाया गया था, सम्मानित किया, और वो गेस्ट थे, और पहली बार मुलाकात वही हुई। और बड़े आदर के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है, और जो कर रहे हैं वो लाजमी होना चाहिए। सर से मेरा अगला सवाल है, सर कभी आपको जान
का खतरा महसूस हुआ कि आज मेरा अंतिम दिन है? हाँ, ऐसी एक दो घटना हो गई थी। वैसे तो घटना ज्यादा होगी, लेकिन एक दो घटना ऐसी हो गई थी। जिस दिन एक तो बंदूक वो फायर किया, तो एक फायर तो निकल गया, तो मैंने सोचा अब तो आज तो कहानी खत्म होने वाली है। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि दूसरी राउंड भी उधर से निकल गई। और अभी एक दो तीन साल पहले की बात है, अभी दो दो तीन दो साल दो दो वर्ष पहले की बात है, सिर्फ 2 वर्ष, 2023 2023 की। और महीना भी जनवरी के आसपास था। इधर ठंड शिकारी, का महीना। हाँ ठंड का महीना था, गेहूं बड़ी बड़ी थी और शिकारी बाहर से आते हैं। अच्छा। तो हमें कोई सूचना मिल गई कि शिकारी हिरणों का इस तरह का शिकार करते हैं। तो हमने भी वन विभाग को इतला किया, और वन विभाग के साथ में हमने पुलिस को भी इतला किया। और तो पुलिस की तरफ से कोई मदद मिली? सुनो, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि उससे पहले वो एक दो दफा शिकार करके ले गए थे इस तरह का। तो फिर हमने रात को निगरानी रखनी शुरू कर दी कि वो शिकारी इस मार्ग में इतने लोग आते हैं, ये साधन होता है। सारी रात हमने पहरा दिया, 2-2 दिन 4-4 दिन तक। और फिर शिकार की जिस दिन आया उस दिन दूर बैठे लोगों ने बता दिया कि हाँ इतने आदमी हैं, आगे गाड़ी लेके। और फिर हमने वन विभाग को तो इतला थी, वन विभाग को बुला लिया। वन विभाग ने पुलिस को बुला लिया, गोलूवाला पुलिस को। लेकिन गोलूवाला पुलिस लेट पहुंची, उससे पहले वो शिकारी आ गए। इधर से वन विभाग की गाड़ी आ गई और वन विभाग के साथ हम भी साथ में हो लिए। अब आगे शिकारी से वो हमारी गाड़ी, और ये जैसे ही वो क्रॉस किए, एक फायर किया, एक में उसने शिकार हुआ नहीं। तो तब तक दूसरी गाड़ी हमारी आगे पीछे, उन्होंने गाड़ी देकर फिर कच्चे में से निकाल ली। हम इधर खड़े हो गए, गाड़ी लेके भी इधर से गाड़ी आएगी तो रोकेंगे, लेकिन उन्होंने कच्चे मार्गों से होते हुए निकाल लिया। और उसके पीछे हम करीबन 40 से 50 किलोमीटर रात को 1 से 2 बजे तक पीछे पीछे घूमे। और फिर जाकर बाइक से? ना अपनी गाड़ी पे? पुलिस की गाड़ी से? वन विभाग की गाड़ी के साथ में हो गया। अच्छा। मैं वन विभाग की गाड़ी के साथ हो गया, क्योंकि अंधेरी रात थी और अकेले आदमी का बस का सौदा नहीं था। और शिकारियों का हमें पता चला कि वो 2 तो मोटरसाइकिल रखते हैं और एक उनके पास मेजर गाड़ी है जिसकी लिमिट नहीं है स्पीड का। और वो इतने खतरनाक तरीके से आते हैं, उन्होंने तो यहां तक देख लिया भी कोई आगे आएगा तो मार देंगे। हाँ, और फिर हमारी वहां से हम इधर सूरतगढ़ की तरफ निकल गए, वो हम पीछे निकल गए। हम दूसरे मार्ग से जाकर दूसरी गाड़ी आगे जाके खड़ी हो गई और हम तब वहां पहुंचे तो वो छिपे हुए थे। फिर वहां से निकले और वहां पर इधर नहर है, नहर से आगे सूरतगढ़ आता है, तो वहां पर जाकर हमारी मुठभेड़ हो गई। अब वो तो देखो, फायरिंग इधर से हुई उधर से हुई, किसी के लगी नहीं और वो भागे। इतनी स्पीड थी पूछो मत। उन्होंने इधर देखा ना, इधर ये हाईवे है, इधर से गाड़ी निकली है, तो इधर से गाड़ी उसने देखा नहीं भी इधर से साधन आएगा, इधर इतनी स्पीड से गाड़ी निकाली। हाँ, फिर लड़ते लड़ते लखड़ते लखड़ते वो भाग के चले गए। हम पीछे गए 10 किलोमीटर और गए, लेकिन फिर हम पकड़े नहीं गए। इस तरह के साथी लोग हैं जो इस तरह का शिकार करते हैं और होटलों में सप्लाई करते हैं। ये 2 साल पहले की बात है। सर, मेरा एक आपसे सवाल है। आप 50 साल के हो गए, तो क्या अभी कोई युवा है आपके क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रहा है? हाँ, इस तरह के कई युवा हैं जिनका आप जिक्र करना चाहें कि ये 2-3 युवा हैं जो? बिल्कुल। एक तो पूजा बिश्नोई हैं, हमारे नागौर से हैं। पूजा बिश्नोई? हाँ, वो भी इस तरह हिरणों को सेवा करती है और घायल हिरण होता है उनका उपचार वगैरह करती है, और खुद का रेस्क्यू सेंटर सरकार के साथ मिलके बनाया हुआ है। और इस तरह के डाबला के क्षेत्र में भी लोग बहुत हैं। और पिछले दिनों इधर हिरण का शिकार हो गया और अपराधी पकड़े नहीं गए और कार्रवाई नहीं की, तो हमने वहां के युवाओं को साथ में लेकर प्रदर्शन किया और उसमें फिर उनको पकड़ना पड़ा। तो युवा पकड़े गए हैं? हाँ, वो लोग पकड़े गए। तो इस तरह के लोग, युवा जो हैं वो आगे आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से जो एनर्जी होनी चाहिए। नहीं, वो तो है, वो तो, लेकिन उस तरह से नहीं आ रहे जैसे कंटिन्यू। आपने नाम सुना होगा वनतारा? वनतारा का सुना है। तो वनतारा एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है
हाँ, गुजरात में है। गुजरात में, बिल्कुल बिल्कुल सुना। जहाँ पर अलग अलग जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है, अलग अलग जगह से हाँ, लाकर उनका इलाज किया जाता है, उनको एक बेटर लाइफ दी जाती है। एक क्षेत्र में बेटर लाइफ दी जाती है, मतलब वो प्राइवेट टाइप का है। प्राइवेट टाइप का है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले गए थे, उद्घाटन करके आए। हाँ बिल्कुल देखा। तो मुझे लगता है कि वो तो बड़े लेवल का है, बहुत बहुत बड़े लेवल का। वो तो उस तरह का वनतारा जो देश के बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया है, हाँ, तो सरकार के द्वारा भी तो बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। हमारी तो मांग ये है कि जब जैसे आपकी मांग है, प्राइवेट लोग इस तरह का बना रहे हैं तो सरकार के पास तो बहुत सामान है। वही सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति निजी तौर पर वनतारा बना सकता है। हाँ बिल्कुल। और हम यही मांग हम कर रहे हैं सरकार से। 50 गांव ने लिख के दिया हुआ है कि इस तरह से हमारी पंचायत की तरफ से ये स्वीकृति है कि इस तरह का रेस्क्यू ये अपने कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाए। तो उसमें करना क्या है इनको? समाज सेवा तो हम लोग फ्री कर ही रहे हैं, इनको तो क्षेत्र रिजर्व करना है और इस क्षेत्र में इनको हिरणों को छोड़ना है। तो इस तरह का करना चाहिए। तो ये वो अब बनाए, हम तो 25 साल पहले बना देते। सुना आपने अनिल सर क्या बोल रहे हैं? वनतारा अभी भी बना सकते हैं, अभी भी छोटा स्तर का बना सकते हैं। सरकारी जमीन पड़ी है 2 मरबे, इधर हमारे डावला के पास में पड़ी है। सरकार की जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन है 2 मरबे, और उसमें एक कर्मचारी बैठा रखा है, 1 या 2 है, लेकिन वो उसके हिरणों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। वहां पर उनके लिए कोई बजट नहीं दे रहे हैं। बजट दे दिया तो वो लैप्स हो रहा है। तो 2 मरबे जमीन है, उसमें से कम 100-150 हिरण तो एक बार छोटा कम्युनिटी रिजर्व बना दीजिए। सरकार को उतनी आमदनी हो जाएगी, लोग पर्यटक के रूप में देखने को जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव ने अपने यहाँ इटावा एक जिला है जी, वहां पर लायन सफारी बनाया है जी, लायन के लिए। लायन के लिए अभी सूचना मिली है कि वहां पर एक शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अच्छा लगा कि देश में शेरों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। तो यही बात है कि अगर अब हम इन काले हिरणों को नहीं बचाएंगे, अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? अब नहीं बचाएंगे तो कम्युनिटी रिजर्व नहीं बनेगी तो अनिल बिश्नोई और कितने लोग आएंगे इस तरह के? सही, इस तरह के कितने लोग आएंगे? 1-2 मेरे जैसा हो सकता है, 4-5 हो जाएंगे, लेकिन इतना लंबा काम करने जिसमें अंदर सरकार ने, विभाग ने कोई इसको सहयोग नहीं किया है। मुकदमे दर्ज करना ये तो सरकार का काम है, वो तो काम है सरकार का। हम चाहते हैं कि इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको अस्थायी एक बार नौकरी दीजिए, ताकि उसके आने जाने का खर्चा तो निकले। हाँ, पेट्रोल गाड़ी का खर्चा तो वो निकाले। ठीक बात है। तो अब घर घर से दे रहे हैं जॉब भी तो क्रिएट होगी। बिल्कुल। जॉब का तो चलो छोड़ो, जॉब नहीं मिले कोई बात नहीं, काम तो वो कर रहा है, करेगा, लेकिन उसका कम से कम जेब से तो नहीं लगे, किराया बढ़ा। ये आपका मिशन का ये जो मुख्य किरदार या कह सकते हैं मुख्य हिस्सा आपका बचा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में सेंचुरी बनना चाहिए, अभयारण्य बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। या फिर इसके अतिरिक्त अन्य हिस्सा भी बचा हुआ है कि जो आपका मिशन रहा है? नहीं, पहला तो यही है, ये सेंचुरी वाला। पहला तो अभयारण्य बचे जिसके अंदर हिरण वगैरह बचे। दूसरा है इसके अलावा वेटलैंड है इधर हमारे बड़ोपल की तरफ, जिसमें बाहर से विदेशी पक्षी आते हैं सर्दी के टाइम में, जनवरी के महीने में साइबेरियन पक्षी आते हैं। तो उसको बचाव के लिए भी उसको कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाए, ताकि विदेशी पक्षी आएंगे तो लोग देखने को आएंगे तो सरकार को इनकम होगी। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। सर से मेरे 2 सवाल हैं। ये सवाल पर्यावरण से संबंधित नहीं है, परंतु ये सवाल पूछना जरूरी है। मैं हर किसी से पूछता हूं, सर दहेज के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये तो एक सामाजिक कुरीति है और इसको अगर आप हम सब मिलकर दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और विशेषकर युवाओं से। और हमारे क्षेत्र में तो मैं कह रहा हूं कि अभी अब 4-5 वर्षों में
बहुत अच्छा संदेश है कि नारियल 1 रुपए के साथ शादी कर रहे हैं अभी। नारियल और 1 रुपया? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2-3 शादियां हुई है, सिर्फ 1 रुपया। और शादियों में, ब्याहों में तो आजकल हमारे इधर लोगों को प्रेरित करने का फल है कि पेड़ पौधे भी दान देने लगे। ये अच्छी शुरुआत है। हाँ, और मेरे भतीजे की शादी भी उस टाइम तो मैंने आपने हिरणों को पानी, हल्दी की रस्म से पहले हिरणों को पानी डाला था। नवाचार है ये। और जो भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम कुछ नया सोचते हैं कि लोगों को, हर समाज की कार्यक्रम में लोगों को जोड़कर नया तरीके से जोड़ना चाहते हैं, कोई नई तरीका अपनाते हैं ताकि लोगों का जुड़ाव ज्यादा हो। अब आजकल शादियां हो रही है, शादियों के अंदर पौधारोपण कराना, पौधे गिफ्ट देना, ये काम है। सर आपका कोई निजी संगठन है? नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है जो हमारी आर्थिक मदद कर सके, जो हमारी सहायता कर सके। आज तक मैं साफ सुथरे शब्दों से कहना चाहता हूं कि आज तक किसी भी संगठन से, कोई संगठन से 1 पैसा तक नहीं है। जो आज तक का मैंने काम किया है, होम किया है, घर से ही घी जलाकर किया है। आप लेते नहीं है या फिर नहीं, देखो सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलता हो? सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग मिला नहीं है। आर्थिक तौर पर नहीं? आर्थिक तौर पर कोई मिला नहीं। आर्थिक तौर पर सहयोग सबसे अधिक कौन किया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बात बड़ी बड़ी सभी कर लेते हैं, मतलब सर के पास कोई आए, नेता, विधायक, एमएलए, एमपी कोई आए कि अनिल सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कीजिए, पर्यावरण, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है एग्जीक्यूट करना। सबसे बड़ी बात आती है कि उस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो आर्थिक रूप से सर की सबसे अधिक मदद कौन किया है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे पर्यावरण के लिए तो आपको भी लगेगा, अगर मुझे पेड़ पौधे लगाना है तो पेड़ तो खरीदना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो ये जानना जरूरी है कि सर के इस जर्नी में आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी बनकर कौन खड़ा था, या फिर कौन सर की मदद किया आर्थिक रूप से। देखिए, ऐसा तो मेरी जिंदगी में आज तक आदमी मिला नहीं है मेरे को कि जो आर्थिक रूप से बिल्कुल 1 पैसा ही दिया हो कोई भी, ऐसा कोई आदमी मेरे को मिला नहीं है। और ना मैंने किसी को कहा है कि मेरे को पैसे दीजिए। ये तो प्रकृति का काम है, पर्यावरण का काम है, इसमें क्या निमंत्रण भेजना। तो दिया तो नहीं है मेरे को कोई एनजीओ, देश में इतनी एनजीओ चलती हैं, इतनी नहीं, कोई किसी एनजीओ ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ एक नेटवेस्ट ग्रुप वाला है, अवार्ड के रूप में 2 लाख रुपए आए हैं। इसके अलावा यह अमृता देवी पुरस्कार है, उसमें 25,000 आए हैं। इसके अलावा 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। जो भी काम देते हैं, या जो ये खेलियां बनाती हैं या पौंड बनाना है, तो उनको टारगेट दिया था, ये गांव में 1 को बनाना, 2 बनाना है। जो गांव के सक्षम लोग हैं, हाँ, सक्षम लोग हैं, उन्होंने अपने स्तर पर बना दिया। हमने तो तय किया था कि ये जगह है और यहाँ पर इस तरह का बनना चाहिए। हाँ, 18x18 का बनना चाहिए, ये पेपर लगना चाहिए। हाँ। हमने तो उतना बताया। हाँ, और जो गांव के सक्षम लोग हैं उनसे आपने संपर्क किया, उन्होंने आपकी बात मानकर उस उनको बता दिया कि उस दुकान पर जाओ, ये सामान मिल जाएगा, इतना सामान वो ले आए। पानी का कह दिया, पानी का सरपंच या कोई पानी डलवा देता उसमें। ठीक बात। और आज तक का ये, चाहे 100 किलोमीटर चलना हो, 200 किलोमीटर चलना हो, तो ये घर से ही चल रहे हैं। आज तक का किसी कोई एनजीओ से 1 पैसा भी नहीं आया है। मुझे आशा है सर की जो मांग है कि यहाँ पर अभ्यारण्य बनना चाहिए स्थानीय स्तर पर वन्यजीवों के लिए, काले हिरणों के लिए, मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक दिन सरकार सुनेगी सर की बात और यहाँ पर जरूर अभ्यारण्य बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।